पाकिस्तान में सरकारी शोबे में चलने वाले जितने अदारे हैं वो रियासत को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। कई 100 अरब सालाना सिर्फ ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ के लॉसेस को पूरा करने में निकल जाता है। पाकिस्तान में एक खाम ख्याली ये भी रही है कि बाज़ इदारे जो हैं वो रियासत के लिए बहुत ही नागुज़ीर हैं। स्टील मिल बेच दी तो पता नहीं बहुत ही कौमी खसारे में नुकसान हो जाएगा पाकिस्तान को। PIA चलेगी तो एक स्ट्रेटिजिक एसेट है, फिर पाकिस्तान का क्या बनेगा ये नहीं पता कि उसके बाद हमने कई 100 अरब वो जो डेड वहाँ पे मशीन पड़ी हुई है स्टील मिल्स की, सिर्फ उसमें 300-400 अरब उसके बाद और झोंक दिया। इसी तरीके से PIA की जब मैंने पहली दफ़ा प्राइवेटाइजेशन की खबर शुरू की थी करने के लिए तो मेरे ख्याल में, मुझे अब श्योर नहीं है, लेकिन उस वक्त उसके पास कुछ चलते हुए अच्छे खासे जहाज़ होंगे। आजकल लीज़ पे लिए हुए पकड़ धकड़ के जहाज़ हैं 17-18, और उनका भी कोई हाल नहीं। अगर आपको पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कभी भी PIA पे सफ़र करने का मौका मिला हो तो सबसे पहले रिग्रेट यही होता है कि अव्वल तो वो वक्त पे जहाज़ नहीं आता, और फिर जिस तरह की सीटों पर आप बैठते हैं वो आपकी कमर आधी रास्ते में टूट जाती है। तो वाई नॉट प्राइवेटाइजेशन, ये मुझे बात समझ नहीं आती। ये दुनिया की शायद वो अकेली नेशनल फ्लैग कैरियर होगी कि जिसके पास अब लहराने के लिए झंडा तो है, उड़ाने के लिए जहाज़ नहीं है। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। इसी तरीके से आपकी डिस्कोज़ हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, पावर जनरेशन कंपनीज़ हैं, आपको या तो अरबों डॉलर कमा के दें तो फिर तो अच्छी बात है, लेकिन आप बजट से अगर कई 100 अरब इनके खसारे भरने में लगा रहे हैं या सर्कुलर डेट को कम करने पर हर साल बजट से आपको सब्सिडाइज़ करना पड़ता है, तो फिर ये दुरुस्त रविश नहीं है। फिर आपको निकलना चाहिए, मार्केट बेस्ड सिस्टम के ऊपर आना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करना चाहिए ताकि कुछ एक रीज़नेबल इन्वेस्टमेंट लेवल जो है पाकिस्तान में वो भी आना शुरू हो। तो आज के इस प्रोग्राम में हमारा जो फोकस है वो इन्हीं इश्यूज़ के ऊपर रहेगा, और हमारे साथ मेहमान शख्सियत है मोहम्मद अली साहब हैं, चेयरमैन हैं निजकारी कमीशन के भी और वज़ीर-ए-आज़म के मशीर भी हैं निजकारी के हवाले से। मोहम्मद अली साहब बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कल आप PIA की निजकारी का जाने बिडिंग की तरफ जा रहे हैं, तो पहले तो मेरी दुआ ये है कि अच्छे कामयाब तरीके से हो जाए, और दूसरी दुआ ये है कि ट्रांसपेरेंटली हो जाए, क्योंकि आमतौर पे माजी के अंदर कई ट्रांजैक्शन जो हैं वो चेयरमैन निजकारी कमीशन को जेल में ले जाती हैं। प्राइवेटाइजेशन हो या ना हो, चेयरमैन जो है हमारा जेल में बैठा होता है। तो आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे आगे चलेंगे? तो जब मुझे ये पोजीशन ऑफ़र की गई और मैंने एक्सेप्ट की तो मुझे मेरे सारे खैर ख्वाह जानने वालों ने कहा कि सोच लो एक दिन जेल ही जाओगे। एक दिन जेल जाओगे। पर इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा कुछ नहीं होगा, बिकॉज वी हैव टू डू दिस। उसके बगैर मेरा ख्याल है मुल्क आगे नहीं चल सकता। जैसे आपने अपने प्रीएम्बल में बिल्कुल सही फरमाया कि हमें एक जो शौक़ है कि हम बिजनेस ओन करें, आई थिंक हमें सोचने की ज़रूरत है एज अ कंट्री, एज पीपल, कि हमें क्यों बिजनेस ओन करने हैं। सरकार का क्या काम है कि सरकार बिजनेसेस करे? किसी के पास सरकार में कैपेबिलिटी, एक्सपीरियंस नहीं है बिजनेस करने का, और हम इतने बड़े बड़े बिजनेस चलाने की कोशिश करते हैं, फिर हम नुकसानात करते हैं। और जो बिजनेसेस ऐसे हैं जिसमें हमारे पैसे बन रहे हैं, उसमें जो पैसे इसलिए नहीं बन रहे कि हम बहुत अच्छी मैनेजमेंट हमने लगा दी है, वो इसलिए बन रहे हैं कि उसके अंदर बहुत ही बड़ा एक इनहेरेंट एडवांटेज उन कंपनीज़ को मिला हुआ है। PSO इतना बड़ा साइज़ है कि पैसे बनते रहेंगे, लेकिन वो जो पैसे अगर आप देखें कि जो इन्वेस्टमेंट हुई है उसके मुकाबले में कितने पैसे बन रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट की बोरोइंग कॉस्ट है उस इन्वेस्टमेंट की, उससे पैसा बन रहा है। हो सकता है प्राइवेट सेक्टर में वही कंपनी से 2 गुना मुनाफा आपको कमा के दे रही है, और फिर हमें टैक्सेस मिलेंगे, और टैक्सेस भी मिलेंगे। एग्जैक्टली। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमें सिर्फ वो बिजनेसेस ओन करने चाहिए जिसकी कोई स्ट्रेटेजिक रीज़न हो या फिर कोई सोशल ऑब्जेक्टिव हो। अदरवाइज अगर पैसे बनाने हैं गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करके नॉन टैक्स रेवेन्यू, तो हमें ऑपरेशंस में नहीं जाना चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट कर दे गवर्नमेंट कहीं पर, इन्वेस्टमेंट्स से दुनिया में बहुत सारी गवर्नमेंट्स इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो दैट मेक्स सेंस, बट ये ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी है ना, दिस इज नॉट द वे फॉरवर्ड। सर, आपकी प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस से मुझे एक इतराज़ है। जब आप कोई लेट्स से PIA से शुरू करते हैं, PIA आप बेच रहे हैं, तो PIA के अंदर कोई 2-3 अरब डॉलर की सरमायाकारी चाहिए, नए जहाज़ चाहिए जो यूरोप और अमेरिका जा सकें, डायरेक्ट फ्लाइट यहाँ से लंदन और मैनचेस्टर ऑपरेट करिए, और आपका लाखों पाकिस्तानी है वहाँ बसता है। खाली PIA सिर्फ उनको अगर कैटर कर ले तो इसको किसी और बिज़नेस की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से न्यूयॉर्क डायरेक्ट फ़्लाइट्स किसी ज़माने में जाती थी, वो शुरू करें आप इस्लामाबाद लाहौर से, आपको ढेर पैसेंजर मिलेगा। यू जस्ट हैव टू इंश्योर कि आपकी एक एफिशिएंट एयरलाइन है और वो सही टाइम पे चलती भी है और सही टाइम पे पहुँचाती भी है, जहाज़ बंद नहीं होता। तो आपका 2-2.5 अरब डॉलर का सरमायाकारी प्लान होना चाहिए, उसमें कोई 40-50 नए जहाज़ इंडक्ट करें, नई एयर बसेस डालें। तो इसके ऊपर बताइए क्या प्लान क्या होगा? यही वजह है कि हम ट्रांजेक्शन स्ट्रक्चर बनाया। बड़े लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोग ये भूल गए हैं कि आज से 1 साल पहले PIA को बेचने की कोशिश की गई थी और वो नहीं बिकी थी। लोग ये भूल गए हैं कि PIA पहली बार, जैसे आपने फरमाया कि बड़े अरसे से आप कवर कर रहे हैं, 1993 में पहली बार आई थी प्राइवेटाइजेशन पे। 31-32 साल से प्राइवेटाइज नहीं हुई है।
आज जब ये लग रहा है कि इंशाल्लाह प्राइवेटाइज हो जाएगी तो लोग कह रहे हैं जी कि 90% या 92% पैसा पीआई के अंदर क्यों जा रहा है। वो हमने, अगर हम चाहते हैं कि पीआई को हम बेच दें और अपने पैसे ले लें तो हाउ विल वी गारंटी कि पीआई के अंदर भी पैसा जाए, जो कि ज़रूरत है पीआई को रिवाइव करने के लिए। तो इसलिए जो 75% की बिड है गवर्नमेंट को उसका 7.5% मिल रहा है, जो कि तकरीबन 5% बनता है पूरी एंटिटी का, लेकिन 25% हमारे पास स्टेक है जो कि हम रखेंगे या बेचेंगे। तो तकरीबन पूरी जो पीआई की वैल्यू है उसका 70% एंटिटी में जाएगा, पूरी कंपनी की वैल्यू का, और इसी पैसे से पीआई रिवाइव होगी। ये कोई $2-3 बिलियन के करीब तो मेरे ख्याल में नहीं होगा, लेकिन ये सिग्निफिकेंट अमाउंट होगा और मेरे ख्याल 100 बिलियन से ऊपर होगा इंशाल्लाह ताला। कल की बिड के ऊपर डिपेंड करता है, जो पीआई के अंदर जाएगा और इससे हम प्लेन्स खरीदेंगे, इंजन रिपेयर करेंगे, नए जो रूट्स हैं जिसके ऊपर पीआई सर्व नहीं कर रहा उस पर सर्विंग शुरू होगी, लायबिलिटीज़ पे ऑफ होंगी, और जो ऑपरेशंस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए वो सारा कुछ होगा। लेकिन मोहम्मद अली साहब, इस ट्रांजैक्शन की जो स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से आपने प्लान किया है, आपको 75% में से 7.5% मिलता है, 92.5% दोबारा पीआईए में इन्वेस्ट हो जाता है। तो 100% के ऊपर आपका 5% ये हो गया, और 25% का जो भी कल आपको बिड आती है उसका जो भी बनेगा। तो इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि आप उसकी वैल्यूएशन करवा के उसे कहते हैं हमें 30% दे दो और कंपनी ले लो। आपने ये इतना घुमा के स्ट्रक्चर क्यों लिया? इसलिए कि हम ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि जो भी ये लेगा वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से ट्रांजैक्शन करनी है। अब या तो हम 2 क्राइटेरिया रखते हैं कि जो बिडर होगा वो हमें एक नंबर देगा कि हमें कितने पैसे देगा, और दूसरा नंबर देता हमें कि वो इन्वेस्टमेंट कितनी करेगा। देखिए, हमें ये मेक श्योर करना है एज गवर्नमेंट कि पीआई के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, बिकॉज गवर्नमेंट का जो बिगर ऑब्जेक्टिव है, एक बेचना तो है ऑब्जेक्टिव, बट एक बिगर ऑब्जेक्टिव है कि पीआई रिवाइव हो टू इट्स ग्लोरी डेज। तो या तो हम बिड का स्ट्रक्चर रखते हैं कि हमें 2 नंबर आप दें, हमें कितने देंगे और पीआई में कितने डालेंगे, या फिर हमें आप एक नंबर दें और उसका फिर ब्रेक डाउन हो जाए। तो बात तो एंड में वही होगी, बट वी आर मेकिंग श्योर कि पैसा कंपनी में भी जाए और गवर्नमेंट को भी मिले। बट लेकिन वो सब्सटेंशियल अमाउंट नहीं है सर। आपका $70 बिलियन कितना, 70 बिलियन रुपए कितना बन जाएगा? कोई $200-250 मिलियन बन जाएगा। 70 बिलियन रुपए कहाँ से? ये जो अभी आपका वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 75% का। नहीं जी नहीं, ये तो बहुत कम है। इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा बिड आएगी। 100 अरब हो गया, इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा आएगी। 100 हो गया, लेट्स से 100 हो गया। अब 100 रुपए गिन लेना, अगर 100 का नंबर है, 100 अरब ही रख लें आप उसको सामने, तो सरमायाकारी नहीं जितनी पीआईए में चाहिए, तो मैं उसका हिसाब कर रहा हूँ, तो इट्स लाइक $300 मिलियन। 100 अरब तो मैं रखूंगा नहीं, बिकॉज मेरी इंशाल्लाह ताला बिड ज़्यादा होगी, तो मैं नंबर पे जितना भी ऊपर जाए, मैं जस्ट एक आपको मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ कि अगर 100 अरब है रुपया तो वो $300 मिलियन बनता है। तो आपको अगर 20 नए जहाज़ खरीदने हैं तो उसके लिए तो ये पीनट्स हैं, आपको यू नीड सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी। नहीं, पहली बात तो जहाज़ जो है ना वो ख़रीदे नहीं जाएंगे, लीज होंगे। दूसरी बात, जो भी बिड आएगी उसका जो पैसा जाएगा एंटिटी के अंदर, वो जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर की, वो पहले 2 सालों के लिए, प्राइवेट सेक्टर उसके बाद और पैसे डालेगा उसके अंदर। ये 2 या 3 सालों की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद जो और पैसा चाहिए होगा वो होगा। थर्डली, जब पीआईए के जो हालात हैं वो इंशाल्लाह बेहतर होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी शुरू होगी, तो फिर पीआईए खुद भी तो कैश जनरेट कर रहा होगा ना। आपके अंदर इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है इसके अंदर प्राइवेटाइजेशन के? देयर शुड बी इन्वेस्टमेंट। नहीं, इन्वेस्टमेंट प्लान है हमारे पास, 5 साल का पूरा बिजनेस प्लान है। उसके अंदर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है वो है, जो लायबिलिटीज़ की पेमेंट है वो है, सारा कुछ चॉकआउट किया हुआ है। आज 18 प्लेन्स चलते हैं, 4 साल के बाद 38 प्लेन होंगे। और वो 38 प्लेन की क्वालिटी क्या होगी? कौन से प्लेन होंगे? नहीं, वो तो लीज प्लेन्स होंगे ना। कौन से वाले होंगे? नए वाले होंगे या छोटे छोटे जहाज होंगे? नहीं, देखें, एविएशन नहीं, छोटे छोटे तो नहीं होंगे सारे के सारे, उसमें नैरो बॉडीड भी हैं, वाइड बॉडीड भी हैं, सारे के सारे हमने पूरे इसमें डिसाइड किए हुए हैं कि कितने होंगे, लेकिन वो नए बिडर के ऊपर वो कितने करता है। लेकिन छोटे प्लेन करेगा तो उसको अपना नुकसान होगा, तो ये कोई भी नहीं करेगा। नंबर ऑफ पैसेंजर जो हमने फोरकास्ट किया हुआ 40 लाख पैसेंजर पीआई फ्लाई करता है, वो 70 लाख पे जाएगा इंशाल्लाह। जो डेस्टिनेशन सर्व होंगे आज 30 हैं, वो 40 पर होंगे। तो पूरा इन्वेस्टमेंट प्लान हमने बनाया हुआ। अभी सालाना कितना खसारा है पीआईए का? सालाना लास्ट ईयर पीआईए का जो है वो नफ़ा था तकरीबन 11 अरब का। वो इसलिए था कि एक डिफर्ड टैक्स हमने रिकग्नाइज किया था। इससे पहले के सालों में पीआईए में 50-60 अरब का नुकसान होता था, बिकॉज उसके लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। तो 50-60 अरब नुकसान अगर आप पीआईए को प्राइवेटाइज कर देते हैं, तो एक तो पहली शर्त यह है कि चले भी एयरलाइन और जहाज़ भी उसके उड़ रहे हो, तो साथ हुकूमत को क्या फ़ायदा होगा? कितना? अच्छा, पहली बात जो 50-60 अरब का नुकसान था वो इसलिए था कि पीआईए का डेट बहुत ज़्यादा था। वो डेट गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर 2024 में हटा दिया है। कितने 100 अरब का? 650 अरब का। 650 अरब से इधर से हटा के दूसरी तरफ डाल दिया होल्डिंग कंपनी में। और अभी जो लाइबिलिटीज़ थी, जो प्राइवेटाइजेशन में रुकावट थी, वो भी आपने हटा दी? हमने सारी नहीं हटाई हैं। जो लाइबिलिटीज जो बिडर्स चाह रहे थे, तकरीबन वो 59 बिलियन की लाइबिलिटीज हटाना चाह रहे थे, उसमें से हमने 33 की हटाई हैं। लेकिन सामने हमने 12 अरब का एक एसेट भी ले लिया, तो 21 अरब की हमने नेट हटाई हैं बेसिकली।
डेफिनेटली 26 अरब की जो बाकी थी, जो चाह रहे थे हटाना, वो हमने नहीं हटाई। वो 26 कौन सी आपने छोड़ी? उसमें एविएशन, पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी की थी, उसकी FBR की थी, इसके अलावा कुछ जो इंटरनेशनल लेसोर्स हैं उनकी लाइबिलिटीज़ थी। जो 3 मेजर इसमें हमें प्लेयर्स नज़र आते हैं, फौजी फर्टिलाइजर्स वाले तो पीछे हट गए हैं, अब वो सक्सेसफुल के साथ मोस्ट लाइकली हिस्सेदार बन जाएंगे जो जीतेगा। तो 3 आपके बनते हैं, आरिफ हबीब, टब्बा, लकी ग्रुप एयर ब्लू और एयर ब्लू, 3। तो आप होपफुल हैं कि ये तीनों सीरियस बिडर्स हैं और अच्छे से मुकाबला होगा? जी, मेरा ख्याल है कि सीरियस बिडर्स हैं। इनमें से इन लोगों ने जो अपनी टीम ऑफ एडवाइजर्स रखी थी, देखिए एयर ब्लू को तो एडवाइजर्स की ज़रूरत इसलिए नहीं थी कि उन्हें तो बिज़नेस का पता है, तो उन्होंने तो कोई टीम ऑफ एडवाइजर्स नहीं रखी थी इतनी। लेकिन जो बाकी 2 ग्रुप्स हैं, उन्होंने जो एडवाइजर्स रखे थे, टॉप नॉच एडवाइजर्स थे ग्लोबली, एंड देव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन दैट। आरिफ हबीब के साथ कौन है? सी ब्री, जो कि दुनिया की नंबर 1 एविएशन एडवाइजरी कंपनी है। तब्बा साहब के साथ पेगासस थी, जो कि टर्किश एयरलाइन है। इसके अलावा इनके अकाउंटिंग फर्म्स, HR फर्म्स, टेक्निकल फर्म्स, पूरा एक कंसोर्शियम था एडवाइजर्स का, दोनों के साथ। कल PIA के लिए तो आपको बेस्ट विशेज़ हैं। अभी रिजल्ट के ऊपर तो फोरकास्ट नहीं करते, आई होप कि वो अच्छा ही होगा। आपने काफ़ी इसकी रिस्ट्रक्चरिंग की है, पेपर के ऊपर लाइबिलिटीज इधर से उधर घुमा के आपने उसको क्लीन करके देने हैं बायर को कि ले लो भाई, आप बड़ी मेहनत कर ली पेपर पे असली में भी जो प्राइवेटाइजेशन का ओवरऑल प्लान है, उसमें आपने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की भी प्राइवेटाइजेशन करनी है, आपने कुछ बैंक्स की करनी है, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की करनी है, आपने कुछ पावर जनरेशन कंपनीज़ की करनी है, कुछ उसकी भी तफसील हो जाए। डिस्कोस की तरफ स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज प्रायोरिटी पे कौन सी हैं? 3 पंजाब की हैं, इस्लामाबाद, गुजरांवाला और फैसलाबाद, और हमने हैदराबाद और सक्खर पे भी काम शुरू कर दिए, तो ये 5 हैं। और हम अगले साल फर्स्ट क्वार्टर में पेशावर और हज़ारा पे भी काम शुरू कर देंगे। तो पहली 3 प्रायोरिटी कौन सी है? पहली 3 इस्लामाबाद, गुजरांवाला और फैसलाबाद है। इस्लामाबाद, गुजरांवाला और फैसलाबाद, इन 3 पे काम ज़्यादा हुआ है। लेकिन फ्रैंकली हमने लास्ट मंथ ही जो टर्किश इन्वेस्टमेंट बैंक है RFSN, उन्हें अपॉइंट किया एज एडवाइज़र फॉर हैदराबाद एंड सक्खर, और वो बड़ी स्पीड से काम कर रहे हैं और हमारी टीम भी बड़ी स्पीड से काम कर रही है। तो काम 5 पर हो रहा है। आई डोंट नो पहले कौन सी आएंगी, लेकिन इस वक्त तो इस्लामाबाद, फैसलाबाद और गुजरांवाला लग रहा है कि पहले आ जाए। आपने टाइमलाइन क्या सेट की है, इनको कब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को लाएंगे? मिड नेक्स्ट ईयर, जुलाई नेक्स्ट ईयर में हमारा टारगेट है इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला में से 2 को ऑफलोड करने का। और इसके बाद सेकंड मैनेजमेंट ट्रांसफर करेंगे या कंप्लीटली सेल ऑफ होगा? इस पर जनवरी के अंदर ये फैसला हो जाएगा। लेकिन हम इसमें ये कर रहे हैं कि हम जो EOI इशू करेंगे उसमें हम सेल वाला कर रहे हैं, बट हमने मैनेजमेंट ट्रांसफ़र का ऑप्शन रखा है, नॉट मैनेजमेंट ट्रांसफ़र, लॉन्ग टर्म कंसेशन। उसकी वजह ये है सब के ये जो डिस्कोज हैं, इनकी एसेट बेस बहुत बड़ी है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनमें लैंड ओवर द ईयर्स ट्रांसफ़र हुई, इसके बाद मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न के हिसाब से जब इन्वेस्टर वैल्यू करेगा तो वो कम वैल्यू करेगा एंटिटी को। तो 100 रुपये अगर किसी की वैल्यू है तो 40 में हम बेच नहीं सकते। तो इसलिए हो सकता है कि हमें इसमें ज़्यादातर में लॉन्ग टर्म कंसेशन पे जाना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कंसेशन में जाएंगे। तो आपकी इस्लामाबाद, गुजरांवाला और फैसलाबाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज जो है, नहीं, इनमें से कुछ सेल हो जाएंगी और कुछ लॉन्ग टर्म कंसेशन पे, कुछ लॉन्ग टर्म कंसेशन पे चली जाएंगी। पावर जनरेशन कंपनीज कौन कौन सी? पावर जनरेशन इस वक्त हमारे पास 2 हैं जेनकोस, उसको हम देख रहे हैं। उसके अंदर चूंकि अभी हमने IPP जब निगोशिएशन की थी तो इनका रिटर्न हमने चेंज कर टेक और पे से चेंज करके टेक एंड पे कर दिया था और रुपी बेस कर दिया था, तो उसका भी रिटर्न फार्मूला बहुत कम है, उसको अभी हम देख रहे हैं। तो उसमें भी अगेन फर्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट ईयर में जनवरी फरवरी तक हमें क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे करना है उसको। एक नंदीपुर, गुद्दू, एक 747, दूसरा गुद्दू है। नंदीपुर तो आपका मेरे ख्याल है नया है, तो गुद्दू पर आने वाला यूनिट है प्रोबेबली, कि गुद्दू में भी नई सरमायाकारी हुई है। इसमें एक जो है जामशोरो वाला वो एक नया है, और इसमें नंदीपुर गुद्दू में से एक LNG पर है और एक गैस पर है, तो ये भी एक टेक्निकलिटी है। तो इन चीज़ों को भी हम देख रहे हैं और फ्रैंकली इनके ऊपर भी काम फर्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट ईयर से शुरू होगा। अभी हमने एडवाइज़र भी अपॉइंट नहीं किया इनके ऊपर, इसलिए कि उनके अंदर जो कुछ उनकी रीस्ट्रक्चरिंग करनी थी, जो चीज़ें सही करनी थी, प्रॉपर्टीज ट्रांसफर करनी थी, इन सब पे काम हो रहा है पिछले 6 माह से। जब कुछ अर्सा पहले 2-3 साल पहले ये जो साहिवाल वाला था और शायद नंदीपुर था, कौन सा था, जिनके हम कतर से और कुछ लोगों से बात कर रहे थे कि हमने बस दे ही देने $2 अरब में, ये तो गए ही गए, वो फिर रुक गया काम, वो क्या हुआ, रुकावट क्यों पड़ गई? वो आई थिंक मेरे आने से पहले की बात, आपके आने से पहले की। हाँ, साहिवाल तो आपका कोल बेस्ड है, इंपोर्टेड कोल बेस्ड है, दूसरा पोर्ट कासिम है कोल बेस्ड। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको बेचने की ऐसी कोई चीज़ थी। अगर कोई बायर होगा तो हम देख सकते हैं। हाँ, बायर होगा तो, क्योंकि उस वक्त ये था कि G2G करके वो ताल्लुकात जो हमारे अरब रियासतों से हैं तो किसी को निकाल देंगे। सॉरी, आई स्टैंड करेक्टेड। उसके अंदर हमारा तो स्टेक नहीं है, चाइनीज़ है और एक में कतरीज़ हैं, तो वो वाले तो हम नहीं बेच सकते हैं, उसमें तो हमारा कोई ऐसा
ओनरशिप नहीं है हमारी उसके अंदर। हम बाज़ औक़ात बड़ी हाई होप्स बिल्ड कर लेते हैं। हमने $100 अरब की सरमायाकारी की बात की थी। हमारे सऊदी अरब के कुछ विजिट्स हुए थे प्राइम मिनिस्टर के, और $100 अरब की खबरें, हमारे बड़े बड़े जो प्राइवेट मेजर प्लेयर भी हैं उन्होंने भी कह दिया $100 अरब बस पाकिस्तान में वादा हो गया आने वाला। बाद में 4 आने भी नहीं उसमें से आए। रुकावट क्या बनती है? अच्छा, मेरा नहीं ख्याल ऑफिशियली किसी ने कहा था $100 अरब, ये ग्रेप वाइन थी सर। वो टीवी कैमरे पे नहीं कहा होगा, बाकी हम सबको ही पता था कि वो क्या कह रहे हैं। सबको यही कहते थे कि $100 अरब की बात होगी। मुझे नहीं पता $100 अरब, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में $20 से $25 अरब की तो गुंजाइश है अगर हम प्रोजेक्ट इसी तरह डेवलप कर लें तो। बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है इस मुल्क में ठीक ठाक, बाकी बहुत सारे सेक्टर्स में ज़रूरत है, लेकिन हमें प्रोजेक्ट इसी तरह डेवलप करने पड़ेंगे जो कि हम नहीं कर सकें आज तक। जब तक हम ये नहीं करेंगे, और मेरा ख्याल है कि हमें सोचना होगा कि हमारा मॉडल जो है वो बिजनेस सेट करने का, कि हम गवर्नमेंट कंपनीज़ को ही आगे ले जाके कोशिश करेंगे कि प्रोजेक्ट्स डेवलप हों, या हमें प्राइवेट सेक्टर को लेके जाना पड़ेगा। मेरा ख्याल है हमें अपना फोकस जो है वो चेंज करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को हमें आगे करना पड़ेगा कि जो इन्वेस्टमेंट्स लाएं और जॉइंट वेंचर्स करें। देखिए, सऊदी अरब से कोई 2-3 दफ़ा वो एक ऑयल रिफाइन पर हमने छपवा के बड़ी खुशी मना ली है। वो $8-10 अरब की वो ऑयल रिफाइनरी, अगर वो लग जाए तो अच्छी खासी सरमायाकारी उसी में ही आ जाएगी। मटीरियलाइज नहीं हुई अभी तक, 2 दफ़ा अनाउंस हो चुकी है। नहीं, वो नहीं लगेगी। नहीं लगेगी वो इसलिए कि उनका आई थिंक इंटरेस्ट ग्लोबली, जो रिफाइनरी बिजनेस है ना वो बड़ा चेंज हो गया है। वो रिफाइनरीज की पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में इतनी कोई फिजिबिलिटी भी नहीं बनती है। तो मेरा अपना ख्याल है कि शायद वो शुरू के अंदर शायद इंटरेस्ट था, लेकिन जब मार्केट स्टडी की गई तो उसके अंदर मेरा ख्याल है कि वो फिजिबल नहीं है वो। तो 100 में से 90 ही रह गए ना। $100 अरब की बात की थी, 10 तो निकाल दे, $90 अरब रह गए तो आहिस्ता आहिस्ता माइनस कर लेते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट आ सकती है, पीआई जब होगी तो इट विल बी लेस देन $1 बिलियन, बट इट विल बी डिसेंट। हम एयरपोर्ट जो कर रहे हैं कराची और लाहौर में, जो हम लॉन्ग टर्म कंसेशन पे देंगे, $700 मिलियन से $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। मेरे ख्याल में हो जाएगा ये कंबाइंड लाहौर इस्लामाबाद ईच। जो हमने स्टडी की अभी तक $700 मिलियन से $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, तो हो जाएगा दोनों में। अच्छा, रेलवेज फॉर एग्जाम्पल, ये आप गल्फ कंट्रीज में से किसी को दे सकते हैं? नहीं, एयरपोर्ट्स हम ओपन बिडिंग पे जाएंगे, G2G नहीं होगा, ये फैसला होगा, कोई G2G नहीं होगा, ये ओपन बिडिंग पे जाएंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इसके अंदर भी। और रेलवेज़ के अंदर अगर हम काम करना चाहें प्रॉपर, आई थिंक बहुत इन्वेस्टमेंट आ सकती है पाकिस्तान में। तो क्यों नहीं करते? नहीं, आई थिंक कि प्राइवेटाइजेशन में अब आप देखेंगे कि थोड़ा सा मोमेंटम बिल्ड होगा। हो ये रहा था कि पिछले 20 सालों से बातें हो रही थी, मैं खुद टीवी पे बहुत कम आ रहा था, उसको डिलीवर करेंगे तो आएंगे ना। आई थिंक एक जब ये बड़ी ट्रांजैक्शन पीआईए जब होगी तो आप देखेंगे कि फिर थोड़ा सा मोमेंटम बिल्ड होगा इन द कंट्री। सर, बात चीज़ों में, अभी आपने कहा कि वो प्रोजेक्ट डेवलप करके प्रॉपर लेके जाना चाहिए। अभी हम ट्रंप से काफ़ी जफ्फी डाली हुई है, तो बात कर रहे हैं कि रेकोडिक के अंदर आप रेलवे ट्रैक भी बना देते हैं, आप इसको ले जाएं सारा कुछ। वहाँ पे जो पूरी अगर इंडस्ट्री लग के उसको वैल्यू ऐड किया जाए, रेयर अर्थ को रिफ़ाइन किया जाए, कॉपर को रिफ़ाइन किया जाए और रिफ़ाइंड प्रोडक्ट बाहर जाए, तो शायद आप जो अनफिनिश्ड का कोई $500 या $700 मिलियन कमाना है, तो अगर रिफ़ाइंड प्रोडक्ट बेचेंगे तो हो सकता है आप $5-7 अरब कमा रहे हैं। तो हमारी अप्रोच वो होनी चाहिए कि हमने ये रिफ़ाइंड प्रोडक्ट बेचनी है, मट्टी नहीं यहाँ से बेचनी है जिसके हमें $400 मिलियन मिलेंगे। पॉलिसी कहाँ है इस चीज़ की? यही तो पूछ रहा हूँ। नहीं है ना, आप लोगों ने बनानी, मैंने थोड़ी बनानी। अग्रीड, पॉलिसी नहीं है इस चीज़ की। एक्चुअली होगा ये कि ये चीज़ें जो है ना, हमें इनको, मैं अभी एक और टीवी इंटरव्यू दे रहा था प्रोग्राम में, मैंने ये कहा कि हमें इनको लेट गो करना पड़ेगा। व्हाट इज़ हैपनिंग इज़, जैसे हम जब जाते हैं बाहर मिलने के लिए तो हम OGDC, PPL, PSO को लेके जाते हैं, ये हमारी कंपनीज़ हैं और हमें लेके जाना भी चाहिए, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ भी तो हैं उनको भी तो लेके जाएँ। प्राइवेट सेक्टर के इतने सारे E&P कंपनीज़ हैं, UEP है और हैं, तो वी नीड टू टेक देम। सिमिलरली जो आप कह रहे हैं ना, रेयर अर्थ माइनिंग इज़ अ सेपरेट एक्टिविटी, उसकी प्रोसेसिंग इज़ अ सेपरेट एक्टिविटी। माइनिंग के अंदर बहुत सारे मुल्कों का एक व्यू होता है कि हमें सेलेक्ट ग्रुप्स को देना है ताकि वो हमारी नेचुरल रिसोर्स ज़ाया ना हो जाए, बट प्रोसेसिंग तो कोई भी कर सकता है, तो वी नीड टू फोकस ऑन दैट। अभी तक हमारे मुल्क में, विच इज़ गुड, हमने माइनिंग पे तो फोकस करना शुरू कर दिया माशाल्लाह, बड़े ग्रुप्स आना शुरू हो गए, बाहर से भी आ रहे हैं। अब हमें नेक्स्ट स्टेप होगा जो आप कह रहे हैं, प्रोसेसिंग की तरफ जाना होगा ताकि वैल्यू एडिशन हो। कब जाएंगे? अब देखेंगे सर, देखें अभी माइनिंग जो शुरू हुआ है सर, हमने 20 साल ना इस प्रोजेक्ट में, रेकोडिक में अभी तक सिर्फ ज़ाये किए हैं, कभी एक कंपनी से कभी दूसरी कंपनी से। 90s में उसने शायद BHP ने या किसने इसको डेवलप करना शुरू किया था इस इलाके में कॉपर के लिए। उसके बाद हम लड़ाइयों में पड़ गए, फिर दूसरी कंपनी आई, अल्लाह करके उससे वो जो हमारे खिलाफ एक अवार्ड आ गया था उसको सेटल किया है। अभी तक उसमें इन्वेस्टमेंट अभी आनी है, तो जो लाइन इंडस्ट्रीज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आगे लगनी है, उसके ऊपर भी तो साइमल्टेनियसली काम करना चाहिए। वो हो जाएगा, इसलिए कि देखें अब जो भी माइनिंग है उसके अंदर भी अभी अगले 1-2 साल तक तो कुछ नहीं निकल रहा है ना, टाइम लगेगा। माइनिंग इज़ लाइक ए लॉन्ग टर्म प्ले, तो बाय द टाइम वो होगा उसके अंदर मेरे ख्याल में कि पॉलिसी उसके अंदर आ जाएंगी। वो पॉलिसी हमारे पास आज नहीं है, लेकिन माइनिंग पे जिस तरीके से फोकस हो रहा है इन द कंट्री और जो रिक्वायरमेंट है
है गोइंग फॉरवर्ड पूरी दुनिया की फॉर रेयर अर्थ मिनरल्स, तो मेरा ख्याल है कि पॉलिसी भी आएगी इंशाल्लाह, और आप देखेंगे कि प्रोसेसिंग भी आएगी। क्यों कह रहे हैं हम, यही क्यों नहीं कह रहे कि हम बना रहे हैं इसके ऊपर अगले 2-3 महीनों में अनाउंस करने वाले? नहीं, आई थिंक पेट्रोलियम डिवीजन के अंडर माइनिंग आती है और वो इसके ऊपर काम कर भी रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक वैसे यकीन करने वाली काफ़ी कम बात है ये। नहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि 20-25 साल से मैंने ये बातें ना 10 दफ़ा डिस्कस की हैं लोगों से, और 10 दफ़ा जवाब यही होता है कि करेंगे, वो गे कभी पूरा नहीं होता, मटीरियलाइज नहीं होता। आई थिंक कि हमें क्रेडिट देना होगा कि जिस तरीके से आज पाकिस्तान में रिकोडिक के ऊपर काम हो रहा है, प्लस ये बिजनेस ग्रुप जो हैं लोकल हमारे, उन्होंने एक माइन कंसेशन लिया हुआ है। अभी मेरी लाहौर में बात हो रही थी बिजनेस ग्रुप से, उन्होंने एक कंसेशन दिया हुआ है। मिडल ईस्ट से एक ग्रुप ने कंसेशन लिया हुआ है। आज पाकिस्तान में 4-5 बड़े बिजनेस ग्रुप से कंसोर्टियम ने माइनिंग के कंसेशन लिए हैं, इसके ऊपर काम हो रहा है। ये पहले, आज से पहले नहीं था, 2-3 साल पहले तक ये बातें भी नहीं थी। तो इस तरीके से इंशाल्लाह ताला यू विल सी कि प्रोसेसिंग की और इन चीज़ों की पॉलिसीज भी आएंगी। और हमें एक साथ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी चाहिए। अभी कुछ कंपनीज के 1-2 की सरमायाकारी की मैंने खबर सुनी, तो पता चला कि वो कहते हैं कि हमें लंदन में वो आपको कोई डिस्प्यूट हो जाएगा ना, तो यूके कोर्ट के अंदर अपील करने का हक हासिल होगा। तो हमें थोड़ा सा अपने आप को क्रेडिबल भी बनाना चाहिए। अब वो कहते हैं हम यूके में जाएंगे, वहाँ से जाके कोई डिस्प्यूट आ गया ना तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वहाँ से करें। अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई नई चीज़ है। फ्रेंकली देखें ना, IPPs के कॉन्ट्रैक्ट तो 1990s में बने थे पहली बार, उसके अंदर भी उस वक्त कब कोई आता था, इसीलिए तो हमने दुनिया सारी से ज़्यादा उनको टैरिफ दिया था। 25 साल पहले भी हम यूके लॉ के अंडर हमने अपने 25 साल पहले भी हम इतने ही बेतबारे थे जितने आज हैं। हमने दुरुस्त कब हुए? नहीं, देखिए एक प्रोसेस होता है ना, एवोल्यूशन होती है आहिस्ता आहिस्ता। एवोल्यूशन हो तो सही, नहीं हो रही है ना। अगर 25 साल पहले भी यूके सिस्टम में जाते थे, आज भी जा रहे हैं, तो इसका मतलब है हम बेहतर नहीं हुए। मैं जब SECP चेयरमैन था 2011-12 की बात है, तो इस मुल्क में मीडिएशन के ऊपर किसी का एतबार नहीं था। मीडिएशन ग्लोबली क्या होता है कि लोग कोर्ट में अपने केसेस ले आते हैं, उससे पहले मीडिएशन करवाते हैं। उस कोर्ट से एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, तो मीडिएशन से 70-80% मसले तो हल हो जाते हैं। पाकिस्तान में ये नहीं होता था। अब मीडिएशन की प्रैक्टिस शुरू हुई है। जो आप ADR की बात करें, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। बट यू आर राइट कि इसके ऊपर काम बहुत ज़्यादा और बहुत। अगर PI की प्राइवेटाइजेशन पे डिस्प्यूट्स आए तो कहाँ रिजॉल्व होंगे? PI की प्राइवेटाइजेशन हमने पाकिस्तानी लॉ के अंडर इसका एग्रीमेंट गवर्न हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी हमने कंफर्ट अंडर द इंग्लिश लॉ दी है। वो भी दिया, वो यूके लॉ में जाएंगे, वो लंदन में जाके चैलेंज करेंगे। लेकिन वो चीज़ें देखें, उनके जो कंसर्न थे मैं आपको बताऊं, हमारी एक हिस्ट्री है ना एज अ कंट्री। स्टील मिल हमने बेचा, रिवर्स हो गई, रिकोडिक के अंदर इश्यूज़ हुए थे और इश्यूज़ चल रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स की आस थी कि कल को नेशनलाइजेशन भी तो हमारे मुल्क में हुई थी ना, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां थी, हमने नेशनलाइज। उन्होंने जी कल को अगर कोई और गवर्नमेंट आती हो, नेशनलाइज कर देती है तो क्या होगा, प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, कोई एजेंसी हमारे पीछे नैब वगैरह पड़ जाते हैं। तो ये तो जेन्युइन कंसर्न्स थे। तो इनकी हमने जो प्रोटेक्शन इन्हें दी है कि प्रोसेस रिवर्स नहीं होगा और इसके ऊपर कोई इशू नहीं आएगा, तो ये हमने इंग्लिश लॉ में प्रोटेक्शन दी है।